साथियों को नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और वचन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जहां अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं। दही खट्टा है या खट्टी है, मेरी आत्मा या मेरा आत्मा, ये छोटी छोटी बातें अक्सर परीक्षाओं में रैंक तय कर देती हैं। तो चलिए आज लिंग के इस जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं, कुछ आसान तरीकों और मजेदार नियमों के साथ। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्याकरण में लिंग का असली मतलब क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो लिंग का मतलब है किसी शब्द की पहचान। पहचान। हाँ, कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। संज्ञा के जिस रूप से ये पता चले कि वो नर है या मादा, उसे ही लिंग कहते हैं। और हिंदी में ये दो ही तरह के होते हैं ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गुड। पुल्लिंग यानी संज्ञा का वो रूप जिससे उसके नर जाति के होने का पता चलता है, जैसे लड़का, घोड़ा, दिन, स्कूल। और दूसरा है स्त्रीलिंग। यानी संज्ञा का वो रूप जिससे उसके नारी जाति के होने का पता चलता है। जी बिल्कुल, जैसे लड़की, शेरनी, रात, दुकान, पुस्तक। ठीक है, नियमों की गहराई में उतरें उससे पहले कुछ आसान तरीकों पर बात करते हैं। मैंने सुना है कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे परीक्षा में समय बच सकता है। हाँ, ये बहुत काम के तरीके हैं और ज्यादातर शब्दों पर लागू होते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है सर्वनाम की मदद से। अच्छा। शब्द से पहले बस मेरा या मेरी लगाकर देखिए। जैसे घर के लिए हम कहते हैं मेरा घर, तो यह पुल्लिंग है। और कार के लिए हम कहते हैं मेरी कार। तो ये स्त्रीलिंग है। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। हम कभी मेरी घर नहीं बोलते। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है क्रिया की मदद से। ओके। इसमें शब्द के बाद होता है या होती है लगाकर देखें। जैसे दिन होता है, तो ये पुल्लिंग हुआ। जी। और रात होती है। ये स्त्रीलिंग हुआ। और तीसरा तरीका विशेषण वाला है, सही कहा। अच्छा या अच्छी लगाकर देखना। ये मेरा पसंदीदा तरीका है क्योंकि ये रोज की बोलचाल में शामिल है। जैसे बड़ा कमरा पुल्लिंग है और बड़ी कुर्सी स्त्रीलिंग है। एकदम सही। जी। बुरा व्यवहार पुल्लिंग है और अच्छी बात स्त्रीलिंग है। जी। ये तीन तरीके पहले स्तर पर लिंग पहचानने के लिए बहुत कारगर है। अब हम इसके पीछे के व्यवस्थित नियमों को समझते हैं। चलिए, तो फिर नियमों को खोलते हैं। शुरुआत उन शब्दों से करते हैं जो अक्सर पुल्लिंग होते हैं। बिल्कुल। जी। नियम 1 के अनुसार कुछ बड़ी श्रेणियां लगभग हमेशा पुल्लिंग होती हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम, चाहे वो हिमालय हो या अरावलू। ठीक है। इसी तरह ज्यादातर देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ये सब पुल्लिंग हैं। मतलब बड़े और भौगोलिक रूप से विशाल नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के बारे में भी यही नियम है क्या? हाँ, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना। लेकिन इसमें कोई अपवाद भी है? बिल्कुल। यहाँ एक अपवाद है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। ज्वार को स्त्रीलिंग माना जाता है। अच्छा, ज्वार स्त्रीलिंग है। जी। इसी तरह हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख और सप्ताह के दिनों के नाम रविवार, सोमवार, ये भी पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, तो सागर और महासागर भी पुल्लिंग ही होंगे? हाँ बिल्कुल। जल स्थलों के नाम जैसे प्रशांत महासागर या अरब सागर पुल्लिंग है। और तो और सरकारी विभागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे जल विभाग, रेलवे विभाग। एकदम सही। एक मिनट, इसी नियम में ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, जैसे मंगल, शनि, सूर्य, सब पुल्लिंग है। लेकिन इसमें पृथ्वी एक बहुत बड़ा अपवाद है, जो स्त्रीलिंग है। ये दिलचस्प है। क्या इसका कोई सांस्कृतिक या भाषाई कारण हो सकता है, जैसे हम धरती माँ कहते हैं? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। भाषा अक्सर संस्कृति को दर्शाती है। पृथ्वी को जीवन देने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, इसलिए माँ का भाव जुड़ने से उसका लिंग स्त्रीलिंग हो गया। जबकि दूसरे ग्रह जिन्हें हम खगोलीय पिंड के तौर पर देखते हैं, वे पुल्लिंग ही रहे। और पेड़ों के नाम? ज्यादातर पेड़ों के नाम भी पुल्लिंगी होते हैं, जैसे पीपल, बरगद और आम। ये तो बहुत रोचक बात है। अब ये बताइए कि क्या शब्दों की बनावट या उनके अंत के अक्षर से भी लिंग का पता चल सकता है? हाँ बिल्कुल। नियम 2 कहता है कि अकारांत, ईकारांत और ऊकारांत शब्द, यानी जिनके अंत में अ, ई या ऊ की ध्वनि आती है, जी, वे अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, धन, कवि, ऋषि, मुनि, साधु। और इसी से जुड़ा है नियम 3। वो क्या है? जिन शब्दों के अंत में त्र, न, ण, ख, ज, आर या आय जैसे अक्षर आते हैं,
वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए? जैसे चित्र, पत्र, पालन, सुख, समाज, प्रचार, व्यवसाय। ठीक है। अब एक और उलझन वाली जगह पर आते हैं, धातुएं और द्रव्य। दूध, दही, घी, तेल ये सब पुल्लिंग है, पर चाय, कॉफी, लस्सी स्त्रीलिंग है। ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं और यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या इसमें कोई पैटर्न है या इन्हें बस याद ही करना पड़ता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ अपवाद ही नियम की तरह हैं। नियम 4 कहता है कि धातुएं और द्रव्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, दूध, दही, घी, तेल। लेकिन जो अपवाद मैंने गिनाए? हाँ, वही परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चांदी, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ और स्याही, ये सब स्त्रीलिंग हैं। इन्हें अलग से याद रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। मतलब ये अपवाद ही असली परीक्षा है, हाँ? अच्छा, कुछ शब्द प्रत्यय लगने से भी तो पुल्लिंग बनते हैं ना? हाँ, नियम 5 इसी बारे में है। जिन संज्ञाओं के अंत में त्व, पा या पन प्रत्यय जुड़ते हैं, वे शब्द पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे? मनुष्यत्व, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। बिल्कुल। और पदों के नाम, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इनका लिंग क्या होता है? नियम 6 के अनुसार ये सभी पद पुल्लिंग माने जाते हैं। अच्छा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन पदों पर कोई महिला भी हो, तो पद का लिंग नहीं बदलता। हम प्रधानमंत्री आ रही हैं कहते हैं, प्रधानमंत्री आ रहा है नहीं, लेकिन पद का नाम पुल्लिंग ही रहता है। तो स्त्रीलिंग बताने के लिए क्या करते हैं? उनके स्त्रीलिंग बताने के लिए पद के आगे महिला शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष। अच्छा, तो मूल मंत्र ये है कि पद का लिंग स्थायी है, व्यक्ति का लिंग वाक्य में क्रिया को बदलता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो हमने देखा कि शक्ति, आकार और पद से जुड़े शब्द अक्सर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन भाषा में हमेशा एक संतुलन होता है। तो अब उस पहलू पर आते हैं जो कोमलता, रचनात्मकता या बहाव से जुड़ा है। बिल्कुल। अब स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियमों पर आते हैं। नियम 7 पुल्लिंग वाले नियम का ठीक उल्टा है। कैसे? जहाँ पर्वत पुल्लिंग थे, वहीं नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। जी। लेकिन यहाँ भी तो कुछ बड़े अपवाद है ना? जी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी। एकदम सही। इन 3 नदियों को पुल्लिंग माना जाता है। इन्हें अपवाद के तौर पे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी नियम के तहत हिंदी तिथियों का नाम, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। और सभी भाषाओं और बोलियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में था, क्या स्त्रीलिंग में भी शब्दों के अंत से कोई पहचान होती है? हाँ, होती है। नियम 8 के अनुसार आकारांत, ईकारांत और ईकारांत शब्द, मतलब जिनके अंत में आ, ई या ई की ध्वनि हो। जी, वे अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, नदी, रोटी, टोपी, शक्ति, भक्ति। और नियम 9 प्रत्ययों से जुड़ा है। अच्छा, अगर किसी संज्ञा में ता, आई, आहट, आवट, आस या ई जैसे प्रत्यय जोड़ दिए जाएं, तो वे शब्द भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे मनुष्यता, सुंदरता। लड़ाई, लिखावट। बिल्कुल। घबराहट, मिठास, गर्मी, हंसी। चलिए, अब कुछ और विशेष तथ्यों पर गौर करते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं और अक्सर उलझा देते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसे नियम हैं जो किसी श्रेणी में नहीं आते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तथ्य, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, चाहे वे पुरुष के लिए ही क्यों ना कहे जाएं। जैसे? जैसे संतान, सौत। इसी तरह पुलिस, फौज, सेना, सरकार, नर्स, ये शब्द भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। मुझे याद है, मैं बचपन में हमेशा पुलिस आ गया बोलती थी, जबकि सही है पुलिस आ गई। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं। बिल्कुल। दूसरा तथ्य, कुछ प्राणियों से जुड़ा है जिनका लिंग कभी नहीं बदलता। वे या तो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग। अच्छा, कौन कौन से हैं ये? सदैव पुल्लिंग रहने वाले जीव हैं गरुड़, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, चीता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले जीव हैं दीमक, चील, जूं, मछली, मक्खी, कोयल, गिलहरी, तितली। तो अगर हमें नर कोयल या मादा मच्छर कहना हो तो कैसे कहेंगे? यही सबसे जरूरी बात आती है।
इनका लिंग बदलने के लिए शब्द के आगे नर या मादा लगाया जाता है। जैसे नर कोयल, मादा मच्छर, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। मतलब कोयला या मछली जैसा कोई शब्द नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा तथ्य समूहवाचक शब्दों से जुड़ा है। इनमें कुछ पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग। बताइए। जैसे परिवार, संघ, दल, गिरोह, झुंड, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, भीड़, मंडली, टोली, संसद, ये सब स्त्रीलिंग है। एक और बड़ी दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में आते-आते अपना लिंग बदल लेते हैं। हाँ, ये चौथा तथ्य है। महिमा और आत्मा जैसे शब्द संस्कृत में पुल्लिंग थे। पर हिंदी में स्त्रीलिंग है। जी, इसीलिए मेरी आत्मा सही है, मेरा आत्मा नहीं। इसी तरह देवता शब्द भी हिंदी में स्त्रीलिंग है। ये तो सच में बहुत रोचक जानकारी है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शब्द निर्माण से जुड़ा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य प्रत्यय इस प्रकार हैं। आनी लगाकर, सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी। ई लगाकर, बेटा से बेटी, दास से दासी, देव से देवी। आ लगाकर, सुत से सुता, बाला से बाला। इन लगाकर, सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन, नाग से नागिन। आइन लगाकर, ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन। इका लगाकर, लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, गायक से गायिका। बिल्कुल। वती या मति लगाकर, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती और श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती। और या वाला भी है ना, बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया। जी, डिब्बा से डिबिया। और अंत में नी लगाकर, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, जाट से जाटनी। बहुत बढ़िया। और जो शब्द दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं, उनका क्या? जैसे अरबी, फारसी या अंग्रेजी के शब्द, क्या उनके भी कोई नियम है? हाँ, उनके लिए भी कुछ सामान्य पहचान बन गई है। अरबी फारसी शब्दों में हिसाब, कबाब, जनाब, मकान, ईमान, दरबार, बाजार, ये सब पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग? वही दुकान, सरकार, दीवार, दवा, दुनिया, हवा, कोशिश, ये स्त्रीलिंग हैं। यहाँ एक खास ट्रिक है। क्या? जिन अरबी फारसी शब्दों के अंत में त आता है, वे अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा। जैसे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत, बगावत। नसीहत। बिल्कुल सही। ये त वाला नियम तो बहुत काम का है। और अंग्रेजी के शब्दों का क्या? आजकल तो स्टेशन आ गया और ट्रेन आ गई जैसे वाक्य बहुत आम है। अंग्रेजी शब्दों का लिंग उनके हिंदी में प्रयोग पर निर्भर करता है। ज्यादातर तकनीकी या बड़ी चीजें पुल्लिंग हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, स्कूलर, स्कूटर, स्टेशन, पेन, बटन। और स्त्रीलिंग? उनसे जुड़ी या उनकी सहायक चीजें स्त्रीलिंग हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, बस, जीप, कार, ट्रेन, मशीन, पेंसिल, फिल्म, फीस, पिक्चर। और अंत में रोजमर्रा की उन चीजों की बात कर लेते हैं जहां सबसे ज्यादा दुविधा होती है। खाने पीने की चीजें, शरीर के अंग और आभूषण। हाँ, ये मिश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना जरूरी है। खाने पीने की चीजों में आचार, पराठा, समोसा, रायता, भात, ये पुल्लिंग हैं। और रोटी, दाल, सब्जी, चटनी, खीर। पूड़ी, जलेबी, ये सब स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों में सिर, बाल, कान, होंठ, पेट, पैर, दांत, मुंह, ये पुल्लिंग है। और आंख, नाक, जीभ, गर्दन, कमर, उंगली, पीठ। ये स्त्रीलिंग है। और आभूषणों में आभूषणों में भी यही बात है। कंगन, कड़ा, कुंडल, हार, ये पुल्लिंग है। और नथ, माला, बाली, चूड़ी, बिंदिया, पायल, अंगूठी, ये सब स्त्रीलिंग है। तो आज हमने लिंग की परिभाषा, उसके प्रकार और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लगभग सभी महत्वपूर्ण नियमों और अपवादों पर विस्तार से बात की। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि इन नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण अपवाद हैं, इसलिए इनका जितना ज्यादा अभ्यास किया जाए, वाक्यों में प्रयोग करके देखा जाए, उतना ही बेहतर है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। अगर कोई विशेष नियम या विषय है जिस पर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो।
और ऐसे ही और विषयों पर चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।